हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज 14 जून के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है वो देख लेते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली न्यूज़ रिलेटेड टू जोकोविक। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच ने ये ग्रैंड स्लैम जीत लिया है फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन चैम्पियनशिप जीती है इस बार की किसने? नोवाक जोकोविच ने। सर्बियन टेनिस प्लेयर है ये। थोड़ा बहुत मतलब स्पोर्ट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। तो 52 ईयर ओल्ड हैं जोकोविक एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन इन 52 ईयर्स टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ट्वाइस। तो ये चारों जो जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं ये जीते हैं और 2 बार जीते हैं। जैसे फ्रेंच है तो 2 बार फ्रेंच जीते हैं, ठीक है, 2 बार ऑस्ट्रेलियन जीते होंगे, ये जीते हैं। एंड इससे पहले दूसरे दो मेन थे हु हैव अचीव दिस फीट, रॉय एमरसन एंड रॉड लेवर, हु वाज द लास्ट प्लेयर टू डू दिस इन 1969। ठीक है, ट्रॉफी आफ्टर विनिंग द फ्रेंच ओपन। तो एक बार फ्रेंच ओपन के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट, इसको रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है। और इट इज़ हेल्ड इन स्टेट रोलैंड गैरोस इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो ये मई से ही स्टार्ट हुआ था। इट इज़ द सेकंड ऑफ द 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट्स, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक विमल्डन इसे बोलते हैं, एक यूएस ओपन। ठीक है, तो अभी नोवाक जोकोविच ने 2 यहाँ पे जीते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है, 2 यहाँ पे और 2 जो थे फ्रेंच में, 2 ऑस्ट्रेलियन, तो ये थे। इट इज़ मैनेज्ड बाय द फ्रेंच टेनिस फेडरेशन, FFT. The first FO French Open men's was played in 1891 and the first winner of the French Open 1891 के कौन थे? ब्रिटिश प्लेयर थे H. ब्रिग्स। ओके, और 1907 से जो फ्रेंच ओपन था वो सैंड कोर्ट्स में ही प्ले होता था। और नाउ इट इज़ द ओनली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बीइंग प्लेड ऑन क्ले कोर्ट्स। ठीक है, क्ले कोर्ट्स में ये खेला जाता है। और मिक्स डबल्स इवेंट इसमें होते हैं। वुमेंस डबल भी 1907 से इसमें ऐड किया गया। और कैटेगरीज जो फीचर्ड हुई थी फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट्स की, और मेंस एंड वुमेंस सिंगल्स, मेंस वुमेंस डबल्स एंड मिक्स डबल्स। ठीक है, तो ये है। और द विनर्स ऑफ फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स, तो ये सब तो 2020 के हैं। अभी हमने देख लिया फ्रेंच ओपन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ ऑन AER की न्यूज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हेडलाइंस इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज रिफॉर्म इन मल्टीलेटरल सिस्टम इज द बेस्ट सिग्नल ऑफ कमिटमेंट फॉर द कॉज ऑफ ओपन सोसाइटी। तो G7 लीडर्स ने यहाँ पे रिफर्म किया है कि उनके शेयर्ड बिलीफ है इन ओपन सोसाइटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड मल्टीलेटरलिज्म। तो न्यूज़पेपर में हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिलीवर की नोट एड्रेस एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट टुडे। तो ये वाला मतलब मुझे तो नहीं दिखा न्यूज़पेपर में, तो यहाँ पे न्यूज़ ऑन AIR से ही हम देख लेते हैं, फिर स्टैटिक भी इसका देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिलीवर करेंगे की नोट एड्रेस, वर्चुअली ये होगा यूनाइटेड नेशन की जो हाई लेवल डायलॉग है किस पर? मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, तो परमानेंट मिशन जो इंडिया का है UN में, इनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ये जो ओपनिंग सेगमेंट है इस कैपेसिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ 14th सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNSCCD, यहाँ पे ये इसको एड्रेस करेंगे। और यहाँ पे सब लोग होंगे, कौन होंगे? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट और जनरल असेंबली, इकोसॉक के प्रेसिडेंट होंगे, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होंगे UNCCD के। और हाई लेवल ये डायलॉग होगा जिसमें बात करेंगे कि किस तरीके से मरुस्थलीकरण को, लैंड डिग्रेडेशन या फिर जो सूखे की समस्या है उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए, वे फॉरवर्ड इसके लिए क्या होगा। और बिगिनिंग ऑफ द UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मैंने जो थीम भी बताई थी आपको, ये थीम क्या है? यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, 2021 से 2030 तक ये है। दिस विल इंक्लूड जनरेटिंग मोमेंटम एंड रेजिंग एम्बिशन फॉर यूजिंग लैंड रिस्टोरेशन एज अ की एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो ये सब होगा। और यहाँ पे हम जो UNCCD है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो इस बॉडी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं एटलीस्ट, कब ये इस्टेब्लिश हुई थी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी अभी। तो 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1994 में। एंड इट इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो ये एकमात्र ऐसी कन्वेंशन है जो डायरेक्ट रिकमेंडेशन देती है ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21, है ना, जो रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 जिसको बोला जाता है, वहाँ की जो भी वहाँ पे बातचीत हुई थी उसकी डायरेक्ट रिकमेंडेशन ये देती है टू हेल्प पब्लिसाइज द कन्वेंशन।
6 जो डिक्लेयर किया गया था 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट्स एंड डिजर्टिफिकेशन किया गया था, ठीक है, 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। फोकस एरिया की बात करें तो ये एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज नोन एज ड्राई लैंड्स वेयर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम एंड पीपल्स कैन बी फाउंड। 197 पार्टीज़ का यहाँ पे ये एम है कि ये कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करें और जो भी SDGs के गोल हैं, सतत विकास के लक्ष्य हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करें, और जो ओवर यूज़ होता है लैंड का, है ना, उसको प्रोटेक्ट करें, या फिर जो ड्रॉट की समस्या है उसको एड्रेस करें। फूड एंड वाटर एंड एनर्जी जो है ये कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहें। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज है, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है फॉर दिस कन्वेंशन, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल लैंड फॉर गवर्नेंस ये नीड ऑफ द आर है, तो ये है। अब यहाँ पे IMF की चीफ जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका, उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ थी, मैं दिखा देती हूँ न्यूज़पेपर में आपको, फिर हम IMF के बारे में पढ़ें। यहाँ पे स्पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलियन स्विमर सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैली मैकॉन, ठीक है, कैली मैकॉन। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं IMF चीफ 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज ओनली अ स्टार्ट वॉर इज़ नॉट येट वॉन, है ना। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा, तो इनका ये कहना था कि जो G7 का जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो उनको वेलकम करती हैं। G7 ने जो सपोर्ट दिया है कि एक्सपेंड करेंगे ग्लोबल टेंडर emergency reserve by $650 million and said it would work with members on way to provide $100 billion to poorest country, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं उससे करेंगे, जो लार्जेस्ट वुड हेल्प बूस्ट ग्लोबल रिजर्व्स एंड अलाउ कंट्रीज टू फंड नीडेड फिजिकल मेजर टू एग्जिट द पैंडमिक, ठीक है। तो एक बार IMF के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन सी बॉडी है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होती है वो IMF के द्वारा ही रिलीज़ की जाती है, ठीक है। IMF की रिपोर्ट है, हमेशा बार बार वर्ल्ड बैंक और IMF या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हम कंफ्यूज कर देते हैं, बट ये क्लियरली IMF की रिपोर्ट है। इट इज़ एन IMF रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स एनालाइज एंड फोरकास्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ किस तरीके की पॉलिसीज़ बनी हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बात बताती है, एक कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट, उनका इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके का है ना। तो दो यूजली प्रिपेयर ट्वाइस अ ईयर, तो साल में 2 बार प्रिपेयर होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो 189 कंट्रीज़ हैं इसमें। इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को फॉस्टर करना, अगर कहीं पे फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल क्राइसिस की समस्या आ रही है तो उसको सिक्योर करना, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। तो 1945 में ये क्रिएट की गई थी, ठीक है, 1945, एंड इट इज़ गवर्न बाय अकाउंटेबल टू 189 मेंबर कमेटी। और प्राइमरी पर्पज़ यही होता है इसका कि स्टेबिलिटी इंश्योर करना मॉनेटरी सिस्टम में, और द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स दैट इनेबल्स कंट्री टू ट्रांजैक्ट, ठीक है। देन एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी बीच में मतलब ये न्यूज़ भी आई थी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट थी कोविड-19 पैंडमिक में, मतलब ये बोला गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सीवियर इफेक्ट पड़ेंगे और एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट बाय 3%, है ना। ये पिछले साल इन्होंने प्रोजेक्शन किए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में। तो ये है, और बाकी का आप ये 1994 में जो UNCCD है इसको याद रखिएगा, इस्टेब्लिश हुआ था ये। अब यहाँ पे 20 ईयर ओल्ड विद केरला रूट्स ऑन MB लिस्ट फॉर पीरियड पॉवर्टी एक्टिविज्म, ठीक है। तो यंगेस्ट रिसिपेंट हैं ऑफ द क्वींस बर्थडे ऑनर। तो MB क्या होता है? MB दैट इज नोन एज मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ये एजुकेशन, मतलब जो इन्होंने जो कैंपेन किया था पीरियड पॉवर्टी के अगेंस्ट, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड MB इज़ द थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर बोला जाता है, सॉरी, MB is the third highest ranking order of the British Empire Award, and this year 1129 people have been named for an order of the British Empire Award, of which 50% are women and 15% of ethnic minority। तो ये पीरियड पॉवर्टी होता क्या है? अब मतलब एक स्टिग्मा है, एक टैबू है, जो मेंस्ट्रुएशन को लेके एक शेम है ना। तो लोग मतलब इसको
ठीक से खुल के डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो बहुत सारी जो यंग लड़कियाँ थी, मतलब यंग गर्ल्स, तो वो स्कूल में नहीं आ पाती थी, हर मंथ मतलब मिसिंग कभी ना कभी रहती थी किसी डेज पे जब भी उनको होता है। सो बिकॉज दे वर टू पुअर टू अफोर्ड पीरियड प्रोडक्ट्स, तो वो पीरियड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाती थी, है ना। तो इस वजह से इन्होंने ये कैंपेन चलाया विच इंक्लूडेड स्टार्टिंग अ पिटिशन। तो पिटिशन हुई, फाइल हुई, फिर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई यूके में, फिर यूके गवर्नमेंट ने 2020 में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फंड भी किया कि वो फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोवाइड करें। एंड फ्री पीरियड्स इज़ नाउ a not for profit organization which is continues to fight against the taboo and shame surrounding the menstruation, ठीक है। तो इनको पिक किया गया है और ये केरला से बिलोंग करती थी, यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द क्वीन बर्थडे ऑनर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अमिका जॉर्ज इनका नाम है, ठीक है, अमिका जॉर्ज। देन बेनेट में बी मोर अ प्रेगमेटिस्ट देन द आइडियोलॉग। तो यहाँ पे जो बेनेट है ये कौन है? इसराइल में जो पार्लियामेंट है वहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेसेट, ठीक है। तो नेसेट पार्लियामेंट है KNESSET, है ना, जैसे हमारी पार्लियामेंट है हमारी। तो इसराइल्स पार्लियामेंट अप्रूव्स न्यू गवर्नमेंट आउटस्टिंग नेतन्याहू। तो नेतन्याहू जो है अब इनका जो 11-12 साल का जो कार्यकाल था वो चला गया है ना, और 15 साल सॉरी, है ना, इंक्लूडिंग द लास्ट 12 ईयर्स अनइंटरप्टेड। थोड़ा ये थे 12 साल तो बिल्कुल अनइंटरप्टेड रहे, बाकी के 2-3 थोड़ा ढुलमुल रहे। इट वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर पॉलिटिक्स इन इसराइल वेयर नेतन्याहू 71 had served as prime minister for a total of 15 years including the last 12 years uninterrupted. Netanyahu required a shrewd political operator who has defied many previous prediction of his political demise. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ये लिकुड पार्टी के जो लोग हैं ये इनको ही ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट मतलब ये नहीं बना पाए, फॉर्म नहीं कर पाए, और पार्टी की लीडरशिप को नहीं, जो चैलेंजेस थे वो फेस नहीं कर पाए। इनमें करप्शन के कुछ ट्रायल्स भी चल रहे हैं विच कास्ट अनदर शेडो ओवर हिज फ्यूचर प्लान्स। और बोर्ड ऑफ कोलिशन ऑफ डायवर्स ग्रुप ब्रेक्स क्विकली बिफोर अ चैलेंज। अभी देख लेते हैं कि कौन बने हैं, मेन वही जानना भी ज़रूरी है मान लेना। तो यहाँ पे कि कौन है, just a single vote voted by just a single vote 60-59 with one abstention to install the new government नेफ्टली बेनेट, ठीक है। तो नेफ्टली बेनेट ये बने हैं यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल क्यों बना? अब ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा मतलब राइट विंग के हैं, इनका जो इंक्लिनेशन है वो राइट विंग की ओर ज़्यादा है, और ये क्या चाहते हैं, फुल फ्लेज्ड, मतलब कभी भी इन्होंने नहीं सोचा कि फुल फ्लेज्ड फेलिस्टीनियन स्टेट होना चाहिए, बल्कि ये सोचा कि इसराइल को क्या करना चाहिए, जो वेस्ट बैंक का पार्ट है उसको और ज़्यादा एनेक्स उसको करना चाहिए, वहाँ पे और ज़्यादा अतिक्रमण और अपना और बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो चैम्पियन वेस्ट बैंक सेटलर्स एंड वंस लीड द काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव, ही इज रिलीजियसली ऑब्जर्वेंट एंड ही वुड बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू वेयर कीपा, बट ही विल लीड अ गवर्निंग कोलिशन दैट इज लार्जली सेक्युलर। तो नेफ्टली बेनेट कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं? इसराइल के, ठीक है। आइडियोलॉजी के बारे में मैंने बता दिया आपको, तो आगे के किस तरीके के क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या सिनेरियो बनेगा, इससे हमें वो सारी चीज़ों की भी क्लैरिटी मिलती है। G7 लीडर्स एग्री ऑन वैक्सीन्स चाइना एंड टैक्सिंग कॉरपोरेशंस। तो अभी जो ये समिट हुई थी साउथ वेस्ट इंग्लैंड में, G7 लीडर्स ने ये बोला है कि ये जो वेल्थी डेमोक्रेसी है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, और ये पुअर नेशंस की क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, और जो चाइना जैसे अथॉरिटेरियन राइवल्स हैं उनसे भी बचाएंगी। की इशू जो है जो इसमें अग्रीड हुए हैं, कोविड वैक्सीन, ठीक है, कोविड वैक्सीन 1 बिलियन कोविड वैक्सीन 4-5 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, G7 said it would meet a funding pledge of $100 billion a year by rich countries to help poorer ones cut emissions and cope with a global warming। तो ये भी है एक, ठीक है। अभी मतलब बिल्कुल वेक प्रॉमिस ये है, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रामेटिक तो ये अभी कुछ कर नहीं सकते ना अनाउंसमेंट्स, अभी लोग गुजर रहे हैं पैंडमिक से। G7 सिग्नल आउट चाइना इन देयर कम्युनिक फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना, जो जिनजियांग में जो हो रहे हैं जो एट्रोसिटीज़ चल रही हैं वहाँ के जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ, है ना। तो डिमांडेड फ्रीडम एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग में भी जो अगर कुछ भी मतलब वो क्या करते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको वो सप्रेस कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन वाज नीडेड, बाकी ओरिजिन से रिलेटेड कि कोविड-19 के ओरिजिन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात करें तो G7 बैक्ड अ मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% और लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज टू स्टॉप कॉर्पोरेशन फ्रॉम यूजिंग टैक्स हेवन्स, है ना, कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो टैक्स इन्वेजन और ये सब चीज़ें होती हैं इसको हटाने के लिए 15% जो करा हुआ है, मतलब एटलीस्ट
मिनिमम जो होना चाहिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगना चाहिए, मल्टीनेशनल जो बिग जायंट कंपनी है। डोंट लेट कोविड एक्लिप्स द टाइगर, तो यहाँ पे अभी ये एक एनटीसीए जो हमारी एक अथॉरिटी है, दैट इज नोन एज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इनका जून 7 को इन्होंने एक सर्कुलर जो था चीफ वाइल्ड वार्डन्स जितने भी टाइगर रेंज स्टेट हैं उनको भेजा था। इसमें इन्होंने बोला था कि अभी जो चेन्नई जू है तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक कोविड-19 इन्फेक्शन देखने को मिला था। और ऐसे जो डिजीज़ है मतलब और ज़्यादा इफेक्ट ट्रांसमिट हो सकते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो सिमिलर ट्रांसमिशन अगर रोकना है टाइगर के रिजर्व्स में, तो अभी तक क्या करना होगा उनको, टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए फर्दर ऑर्डर तक आप उनको शट डाउन ही रखो, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि एनटीसीए का जो मतलब प्रोटेक्ट करने का जो तरीका है वाइल्ड लाइफ को, कि ठीक है हम उसको काफ़ी मतलब इट इज़ रिस्पेक्टेड कि उन्होंने सर्कुलर किया है, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस। हाउएवर दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव डिजर्व्स अ वाइडर पब्लिक डिस्कशन, तो पब्लिक डिस्कशन भी इस पे होना ज़रूरी था। मैं आपको एक बार स्टैटिक इसका दिखा देती हूँ एनटीसीए के बारे में, ठीक है, तब आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में फाउंड किया गया था। कब किया गया था फाउंड? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। इसका एम है wilderness preservation and the reduction of the human impact of the environment. It is the world largest conservation organization, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्ल्ड की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना एंड इंश्योरिंग दैट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबल, और जो पोल्यूशन और यूज वेस्टफुल कंजम्पशन है उसको क्या करना, रिडक्शन उसका करना। रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, अर्थ आर रिपोर्ट्स है, लिविंग प्लानट रिपोर्ट्स है, 1998 से हर 2 साल में पब्लिश की जाती है बाय WWF, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लिविंग प्लानट इंडेक्स, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे वो निकाली जाती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सर्कुलेशन, लिविंग प्लानट रिपोर्ट, डेट फॉर नेचर स्वैप्स, मैरिन स्टेवर्डशिप, हेल्थ ग्रो पोटैटो, तो ये सब कुछ हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ओके, सॉरी वो WWF के बारे में था ये। चलो, वर्ल्ड वाइल्ड जो फंड है उसके बारे में भी आपको पता चल गया। ग्लैंड, वही मैं सोच रही थी ये स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर कहाँ से हो गया है ना। सो कभी कभी हो जाता है, तो अभी कोई नहीं, आपने इसके बारे में पढ़ लिया है, आई एम रियली सॉरी। और नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। 2005 में ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द टाइगर टास्क फोर्स, एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। 2006 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। और तो ये है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2005 एनटीसीए स्टैट्यूटरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लिया। और जो ये है, ये जो सारी रिपोर्ट मैंने बताई, लिविंग प्लानट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा 1998 से पब्लिश की जाती है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। इट इज़ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों एक साथ ही डाले हैं, इस वजह से हो गया कन्फ्यूजन। नेक्स्ट, अब ये हमारे, आपको पता है समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, ये सब है हमारे पास, है ना। तो हमारे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैं ये किस में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, समवर्ती सूची। तो बहुत सारे जितने भी इश्यूज होते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड कंसर्निंग स्टेट फॉरेस्ट, तो वो स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स जो होते हैं उसमें अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्टेक्चुअल टाइमली डिसीजन, जो जितने भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स इकोस्फेयर है तो उसमें ये डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी भी है, तो ये करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये इतना भी मतलब ज़्यादा सही नहीं है। और जैसे टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में, सेंट्रल इंडिया में, तो वो ऑलमोस्ट ओपन रहे थे। केवल 2 मंथ के लिए, वो जब ब्रूटल सेकेंड वेव आई थी तभी वो बंद हुए थे, और अभी रीओपन हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और जितने भी बाकी के स्टेक होल्डर हैं, तो वो सब लोग एजुकेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कम्युनिटीज़ को वैक्सीनेट कर रहे हैं पार्क्स के अराउंड, है ना। फॉरेस्ट स्टाफ के द्वारा ऐसा हो रहा है, टूरिज्म स्टाफ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हेल्प कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि देखो बहुत सारी जो मतलब ह्यूमन है उनका भी अगर इंटरेक्शन नहीं होगा
हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उससे, तो ये भी मतलब सही नहीं होगा। ब्लैंकेट बैन ऑफ ह्यूमन एंट्री इज रिजर्व इंडेंजर्स वाइल्ड लाइफ एंड लिवलीहुड्स, ठीक है। तो लैक ऑफ जो हमारा जीवन यापन है रिजर्व के जो आसपास के लोग रहते हैं, तो वो इसी में डिपेंड करते हैं। बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना। तो ये जो प्रोलॉन्ग शटडाउन्स हो गया था लॉकडाउन की वजह से, पैंडमिक की वजह से, तो इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट डाला है। देयर इज़ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फ्रॉम लास्ट 1 year शट डाउन दैट मोर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर बीइंग किल्ड फॉर सब्सिस्टेंसेस, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इकोनॉमी जो है सब्सटेंशियल रेवेन्यू देती है स्टेट कॉफर्स को, और ये क्या करती है, बहुत सारे मतलब जो अनकंट्रोल्ड फायर्स होती है या फिर पोचिंग होती है, तो वो भी हेल्प करते हैं उसमें। मोर इम्पॉर्टेंटली क्रिएट्स एन इंसेंटिव फॉर कंजर्वेशन, ना। तो यही बोला गया है कि बहुत सारी इस तरीके की जो अभी अवसर हैं, अवसरों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टाइगर रिजर्व को किस तरीके से हमको और कंजर्व करना है, और बायोसेफ प्रोटोकॉल सेटअप कर सकते हैं हम स्पीसीज़ की मॉनिटरिंग के लिए, वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस के लिए, है ना। और जो थ्रेट है जूनोसिस फ्रॉम स्ट्रे कैटल, फेरल डॉग्स नियर द रिजर्व इज ऑलरेडी रियल। स्पिल ओवर डायनेमिक्स कुड बी बेटर अंडरस्टूड एंड वाइडली कम्युनिकेटेड। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किए जाने चाहिए, ताकि हम किसी भी तरीके का, इस तरीके का, या फिर किसी एनिमल को कोविड-19 हो जाता है स्प्रेड, तो हमें रैपिड एक्शन ले सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो हम कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज साइंस बेस्ड डिसीजन ये हेल्प करेंगे, और इसके लिए सभी लोगों को आगे आना होगा और डिस्कस करना होगा, एंड हमारी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना होगा। शेयर, कोलाबरेट, इनोकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेटेंट फेवियर की बात की गई है उससे रिलेटेड भी ये है कि केवल यही मतलब एक इज़ नॉट ओनली इशू इन ईजिंग गैप्स इन वैक्सीन एक्सेस। तो मैन्युफैक्चरर्स इन थर्ड वर्ल्ड वुड रिक्वायर हैंड होल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है कि जो टीटी होता है दैट इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना होगा, है ना, टू मैटर टू इंश्योर क्वालिटी। कि मतलब जो लोग अपने यहाँ के पूरी पूरी आप टेक्नोलॉजी ही दे दो ना हमारे पास येट डिकेट्स ऑफ, तो यहाँ पे ये है ऑथर के द्वारा, वीरेंद्र चौहान ने ये कहा है कि ये डिकेट्स आफ्टर वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मैनी कंट्रीज इकोनॉमिकली एंड अदर रिस्पेक्ट्स वी आर विटनेसिंग एन एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। मतलब बहुत सारे नेशन ऐसे हैं कि जो अभी भी बात कर रहे हैं कि हम अपनी वैक्सीन जो है अपने लोगों के लिए ही रखेंगे पहले, उसके बाद हम बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर G7 की समिट में गए तो उन्होंने बोला कि क्या होना चाहिए, 1 वर्ल्ड 1 वैक्सीन या फिर 1 हेल्थ, है ना, इस तरीके से कुछ। सो ऑल दिस इन द फेस ऑफ, मतलब इक्वली होना चाहिए, सबको एक तरीके से मिलना चाहिए। कोविड-19 जो वैक्सीन नैरेटिव है ना, वो क्या है, पूरे कंट्री में फैला है और सबको इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे इसका मिलना चाहिए, ये यहाँ पे है ना। तो जून 1 में ब्रिक्स कंट्रीज़ की भी मीटिंग हुई थी जिसमें चाइना, रशिया भी थे। तो इन्होंने भी प्रपोजल जो था इंडिया, साउथ अफ्रीका का WTO में कि वेव जो है सर्टेन प्रोविज़न ट्रिप्स एग्रीमेंट के, तो उससे मिलने चाहिए, तो ये था। और ये बोला है कि क्रूशियल है ये उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे क्या है, जो डेवलप कर रही है mRNA बेस्ड वैक्सीन दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजीज ऑफ फाइजर, मॉडर्ना और एनी अदर कंपनी, ठीक है। तो जो इन कंपनीज़ के, जो कंट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चर हैं, वो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं बिना किसी लीगल रिट्रीब्यूशन के। और किसी भी मतलब किसी भी अगर कोविड-19 की वैक्सीन की हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं वैक्सीन के, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी की ज़रूरत होती है ना। स्पेशल इंग्रेडिएंट उसके लिए चाहिए होते हैं, एडजुवेंट्स चाहिए होते हैं, स्मॉल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो लार्जली अभी किसके द्वारा, US या फिर EU बेस्ड कंपनी ही प्रोड्यूस कर रही हैं। और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी लगाए हुए हैं इनमें, जो वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये क्या कर रही है, इससे पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उससे ओवरऑल हम मतलब जो वैक्सीन सप्लाई चेन है वही क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। US ने भी फरवरी में ये February 5 को डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट अपना इन्वोक किया था, और उसमें रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना क्या करना है, डोमेस्टिक वैक्सीन प्रोडक्शन को ही बूस्ट करना है। एंड इवन दो कमिटमेंट्स हैव बीन मेड बाय US एडमिनिस्ट्रेशन की वो रॉ मटेरियल्स पे कर्व को ईज करेंगे, लेकिन फिर भी अभी ये इफेक्ट में तो नहीं दिख रहा है इतना ज़्यादा। तो म्यूचुअली अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनीज के बीच में हुए थे, डेवलप द वैक्सीन एंड वंस दैट विल प्रोड्यूस दैम इन द कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कम इनटू द पिक्चर, है ना। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए। और जो बाकी पीपल को इंगेज कैसे रख सकते हैं, लैंग्वेजेस उनकी डायलेक्ट के थ्रू और टेलीविज़न चैनल, रीजनल न्यूज़पेपर के थ्रू उनको इनकरेज किया जा सकता है, इनोवेटिव म्यूज़िक के थ्रू, मोरल्स, डांस, ड्रामा। और वंडरफुल जैसे एग्जांपल यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो ट्राइब है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इमर्ज वेर इन पॉपुलर फोक सॉन्ग्स आर बीइंग यूज्ड टू हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन हेजिटेंसी की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए उसके बेनिफिट्स को इन कार्यक्रमों के द्वारा। ग्लोबल कम्युनिटी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑर्डर। तो सारी अगर देखो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑर्डर है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी कंट्री अगर यूनिलेटरली कोई अपना डिसीजन लेती है तो उस पर रिपल इफेक्ट पड़ेंगे, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वायरस विल इवेंचुअली बी डिफीटेड बट देन कलेक्टिवली, और तभी मतलब विक्ट्री भी फास्टर तरीके से सब में पहुंचेगी, बी लॉन्ग लास्टिंग एंड हेल्प सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। एंड देन ये तो इतने खास आर्टिकल नहीं है, मतलब यहाँ पे बस थोड़ा बहुत बात की गई है कि जो पीएमई है दैट इज़ प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन के बारे में बात की गई है। और काफ़ी टाइम से मतलब हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। और पीएमई क्या है, एक बेड रॉक है मिलिट्री डॉक्ट्रिन का। डॉक्ट्रिन क्या है, बेस्ट वे होता है डूइंग अ टास्क, है ना। एक सोर्स होता है विच ऑब्जेक्ट्स स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग एंड टैक्टिक्स फ्लो, रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। डॉक्ट्रिन विल ऑसिफाई। तो अभी वो था कि जो एक बात चल रही है कि मतलब क्या करना है, कमांडर जो बनेगी, एड्रेस द कमांडर कॉन्फ्रेंस और मार्च 6 सिग्निफिकेंस, है ना। तो उसके लिए मतलब क्या हमें इंडिजिनस जो हमारी ऑलरेडी है टीचिंग्स हैं, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, सोर्सिंग इक्विपमेंट्स, वेपन, बट ऑल्सो इन द डॉक्ट्रिन, प्रोसीजर एंड कस्टम प्रैक्टिस इन द आर्म फोर्सेज, तो वो भी ज़रूरी है ना। क्योंकि नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब सोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉट इट सोर्सेज, एंड सक्सेसफुल लीडर्स आर नॉट शाई ऑफ इम्बाइबिंग इट फ्रॉम एनीवेयर इवन एज एन एडवर्सरी। तो हम कहीं से भी इसको इम्बाइब कर सकते हैं। एन इक्वल क्लासरूम, तो ये जेंडर गैप से रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड आर्टिकल था, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इनरोल्ड इन बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बी कॉम में जो है, बी कॉम में इक्वलेंट मतलब वुमेन्स लड़कियां भी और लड़के भी दोनों ने, बॉय एंड गर्ल्स ने क्या किया है, इक्वली इनरोलमेंट किया था। और एक तरीके से ये रिवर्सल देखने को मिलता है तो स्टेट अफेयर्स इवन 5 years अगो। और सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स यहाँ पे पहले भी देखी गई है कि जो बीएससी प्रोग्राम है या फिर एमबीबीएस प्रोग्राम्स है 2017-18 के, वहाँ पे भी ऐसा ही रहा था। तो डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा अभी जो देखने को मिल रही है इंजीनियरिंग और लॉ में है ना। तो गवर्नमेंट और को सेंट्रल पे और स्टेट लेवल्स को मतलब ये क्या करना होगा, जितने भी चैलेंजेस है उसको ध्यान में देना होगा। मॉनिटरी सपोर्ट गर्ल स्टूडेंट को देना होगा क्या, ताकि वो अपना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा सकें, डिफ़िकल्ट टाइम में भी वो स्टडी कर सकें। कॉलेज यूनिवर्सिटी को हमेशा जेंडर कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करानी होगी। और CMIE का डेटा जो है वो शो करता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो भी फेल हुआ है अर्बन एरियाज़ में, वेयर मोर एजुकेटेड वुमेन लाइकली टू बी फाउंड इन अर्ली 2020, है ना। लेकिन अभी जो उनका एम्प्लॉयमेंट है वो श्रैंक हुआ है, डोमेस्टिक वर्क इंक्रीज हुआ है पैंडमिक की वजह से भी। क्रिटिकल मास ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयबल वुमेन इज एन एसेट फॉर एनी इकोनॉमी और सोसाइटी, सो दीज आर गेन्स दैट स्टेट कैन इल अफोर्ड टू स्क्वेंडर। तो यहाँ पे यही बोला गया कि एक इंपॉर्टेंट एसेट होती है अगर एजुकेटेड वुमेन कोई होगी। टुकिंग द टैक्स, तो जीएसटी काउंसिल ने ये बोल रहे हैं कि जो रेट कट किए हैं कोविड एसेंशियल पे, तो वो काफ़ी अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। ऑन सैटरडे जीएसटी काउंसिल कट टैक्स कोविड रिलेटेड मेडिसिन इक्विपमेंट इन लाइन विद रिकमेंडेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कुछ मतलब जो प्रोडक्ट हैं इनको एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटी से, तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए एक डिसएडवांटेज है, एज दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये है। और सेपरेट मीटिंग जो है दूसरी एग्जामिन होगी द 5 year जीएसटी कंपनसेशन पीरियड जो था ओरिजिनली, मतलब ये बोला गया था कि हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को हेल्प करेगी अगर रेवेन्यू लॉस होगा उन्हें इससे, तो वो भी अभी ख़त्म होने वाला है जून 2022 में। तो यही बस बातें लिखी हुई कि यहाँ पे इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इश्यूज ऑफ कंपनसेशन, रैशनलाइजिंग ऑफ रेट्स ऑल्सो नीड टू बी एग्जामिन। यहाँ पे विस्टा प्रोजेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेना आप क्या है।
टिग्रे क्राइसिस अ न्यू फैमिन इन इथोपिया। तो टिग्रे एक इथोपिया में जगह है, यहाँ पे अकाल पड़ा है, किसका, खाने का, हर चीज़ का मतलब ऑलमोस्ट। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फुल स्केल पे ये क्राइसिस चल रहा है नाउ। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड इन टिग्रे आर फेसिंग फैमिन एंड मिलियंस मोर एट रिस्क। ठीक है, तो यूएन की एजेंसी का कहना है। तो ये काफ़ी टाइम से ये चल रहा था, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एरिट्रिया और इथोपिया में जो है डिस्प्यूट की वजह से। और आईपीसी का जो एनालिसिस है, तो इनका कहना है आईपीसी दैट इज इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, लिवलीहुड, इंफॉर्मेशन, है ना, तो ये सारे सीवियरिटी ऑफ क्राइसिस हुए हैं। और 3,50,000 पीपल आउट ऑफ टिग्रे 6 मिलियन पॉपुलेशन एक्सपीरियंसिंग फैमिन। और इसके काफ़ी सारे मिलिट्री फैक्टर्स भी हैं, है ना। इरिट्रियन फोर्सेज हु ज्वाइन द कॉन्फ्लिक्ट इन सपोर्ट ऑफ इथोपियन। राशन जो है उनको प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन वो इनसफिशिएंट है। कोई कोई तो मतलब स्टोलन भी हो जा रहा है, जो भी फूड एड इनको मिल रही है, सोल्जर्स ही बीच में रख ले रहे हैं ना, बियॉन्ड टिग्रे। तो ये सब है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस मतलब यहाँ पे चल रहा है। और हेड ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली डाइज जॉइन ओ चाना, ठीक है, नोन एज द पैट्रियार्क ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली डाइड। तो 76 ईयर ओल्ड थे। ये सारे लोग हैं इनकी फैमिली में, है ना। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैमिली बोली जाती है इसको, मिजोरम बेस्ड है ये। तो मिजोरम बिड फेयरवेल, है ना। चाना एंड हिज फैमिली लिव्ड इन 4 स्टोरीड हाउस कॉल्ड चौन तहार रन, न्यू जनरेशन होम इसको बोलते थे। तो ये है। और उत्तराखंड की जो थी लीडर ऑफ अपोजिशन इंदिरा हृदय, शी डाइड एट द एज ऑफ 80, है ना। तो शी वॉज प्रोमिनेंट फेस ऑफ द पार्टी इन द कुमाऊं रीजन, कांग्रेस पार्टी की प्रोमिनेंट फेस थी। वुमेन ट्रेंड इन अंगमा शास्त्रा टू बी अलाउड एट प्राइस, तमिलनाडु के मिनिस्टर का कहना है। अंगमा शास्त्रा एक मैनुअल होता है वर्शिप का, रिचुअल का, टेम्पल्स में जो होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर किसी को वो आते हैं तो वो प्रेस्ट बन सकती हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये इशू जो है तमिलनाडु में चल रहे हैं। और प्राइवेट सिटी ऑफर स्पुतनिक 5 स्टार्टिंग जून 20 से ये मिलेगी। हैदराबाद बेस्ड रेड्डी लेबोरेटरीज लॉन्च द स्पुतनिक 5 वैक्सीन इन इंडिया, ठीक है। रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, और मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। ये है G7 से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज सेट एट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अदर ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स। और ये सब बातें भी यहाँ पे की हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। देन चाइना, रशिया और इंडिया को मतलब ये अंडर स्क्रूटनी में इंटरनेट कर्ब्स की से रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, IT रूल्स लगाए हैं, है ना, उससे रिलेटेड भी। which described a police search on its office in India last month, potential threat to freedom of expression, तो इन कंट्रीज़ का ये कहना है। And the joint statement was signed by G7 countries. Cyberspace remain an avenue for advancing democracies value, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है। एंड CBSE के क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं मे बी मार्क्ड ऑन प्री बोर्ड्स, ठीक है, या तो फिर प्री बोर्ड या तो फिर जो 10th की उनकी स्टेटमेंट थी उसके लिए 10th के बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसका जो स्कोर है वो भी कंसीडर किया जा सकता है, या फिर क्लास 11th के एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है, और 12th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम। देयर वर डिफरेंसेस अबाउट द एग्जैक्ट वेटेज। तो ये है। और G7 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल, ठीक है। ही शेयर्ड द कंसर्न एक्सप्रेस सेवरल लीडर्स ओपन सोसाइटी आर पर्टिकुलर वनरेबल फॉर डिस इन्फॉर्मेशन साइबर अटैक्स। तो ये सब बातें हुई हैं। तो आज के लिए हो गया है, मैं इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे हैड, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।